इंस्पेक्टर अर्जुन मलिक उस समय ऑफिस में बैठे केस फाइलें उलट पलट रहे थे। कॉल सुनते ही वो चौकन्ने हो गए। हवेली, उन्होंने दोहराया। विजयनगर की वह हवेली पिछले 10 साल से बंद थी, लेकिन आज फिर वही जगह चर्चा में आ गई। वो तुरंत अपनी जीप लेकर मौके पर पहुंचे। साथ में थे अयान खान। दोनों ने देखा, हवेली के बाहर का गेट टूटा पड़ा है और अंदर से हल्की रोशनी झलक रही है। हवेली के अंदर खूब अंधेरा और धूल थी, मगर जैसे ही उन्होंने हाल में कदम रखा, एक औरत की चीख सुनाई दी, लेकिन वह चीख जैसे हवा में घुल गई हो। अर्जुन ने टॉर्च घुमाई। फर्श पर कुछ लिखा था, वापस मत लौटो, नहीं तो अगला तुम होगे। अर्जुन ने तुरंत हालात की रिपोर्ट भेजी। अगली सुबह उन्होंने पुराने केस रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। तभी सामने आया संजीव राठौर का नाम। उस हवेली में 10 साल पहले जो केस हुआ था, उसकी जांच उसी ने की थी। अर्जुन ने तुरंत उससे मुलाकात का फैसला किया। संजीव अब सेवानिवृत्त थे, लेकिन उनके चेहरे पर कुछ अधूरा सा दिखता था, जैसे कोई राज अब भी उन्हें चैन से जीने नहीं देता। तुम उस हवेली की बात कर रहे हो? संजीव ने अर्जुन को घूरते हुए कहा। जी, क्या हुआ था वहां? संजीव गहरी सांस लेकर बोले। वो केस मैंने बंद कर दिया था जब हमारे एक अफसर की मौत हो गई थी। उस वक्त किसी ने नहीं सुना, पर मैंने उस हवेली में कुछ देखा था, एक परछाई जो इंसान नहीं लगती थी। और अब अगर तुमने फिर से वहां कदम रखा है, तो संभल जाओ इंस्पेक्टर अर्जुन। वो परछाई अब तुम्हारे पीछे है। रिया देसाई, एक जानी मानी पत्रकार जो अपनी निडर रिपोर्टिंग के लिए जानी जाती थी, विजयनगर हवेली की खबर सुनते ही एक्टिव हो गई। एक अज्ञात स्रोत से उसे सूचना मिली थी कि 10 साल पहले वहां जो हुआ था वो सच्चाई नहीं थी, बल्कि उसे जानबूझकर दबाया गया। रिया ने अपनी टीम के साथ रात में उस हवेली के पास जाकर वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, अयान और अर्जुन मौके पर पहुंच गए। ये कोई तमाशा नहीं है मैडम, अर्जुन ने सख्ती से कहा। आप लोग यहां से हटिए, ये जगह खतरनाक है। रिया ने जवाब दिया। खतरनाक सच्चाई है इंस्पेक्टर साहब, जिसे कोई नहीं दिखाना चाहता। अयान ने देखा कि रिया के कैमरे में एक अजीब सी परछाई कैद हो गई थी, लेकिन जब कैमरा दोबारा देखा गया, वो परछाई गायब थी। ये कोई आम मामला नहीं है अर्जुन, अयान ने धीरे से कहा। यहाँ कुछ ऐसा है जो हम देख नहीं पा रहे। अर्जुन ने तय किया कि केस को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने के लिए किसी मनोविशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। तब उन्होंने संपर्क किया डॉक्टर वेदांत मिश्रा से, एक जाना माना क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट जो अब पहाड़ियों में एकांत जीवन जी रहा था। वो फिर से शुरू हो गया? उसने पूछा। क्या मतलब? अर्जुन ने तुरंत पूछा। वेदांत ने कहा, मैंने वहां एक केस हैंडल किया था जिसमें एक बच्चा था, आयुष। उसकी मां हवेली में मर गई थी और बच्चा अक्सर किसी अदृश्य दोस्त से बात करता था और बाद में उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई। अर्जुन ने पूछा, क्या वह बच्चा अब जीवित है? वेदांत ने सर हिलाया। वो लापता हो गया और उसी के बाद मैंने सब छोड़ दिया। अर्जुन और अयान ने आयुष के बारे में रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया। कोई भी फाइल पूरी नहीं थी, बस एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें एक 8 साल का बच्चा एक टूटी खिड़की के पास खड़ा था और उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। तभी अर्जुन के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से मैसेज आया, तुम गलत दरवाजा खोल चुके हो अर्जुन। और उसी वक्त उनके पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे में एक दृश्य दिखा। एक लड़का पूरी तरह काले कपड़ों में चुपचाप स्टेशन के बाहर खड़ा था, बिल्कुल वही चेहरा जो तस्वीर में था। क्या ये वही आयुष है? अयान ने दबी आवाज में कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया। अब वो बच्चा नहीं रहा, अब वो कुछ और बन चुका है। रिया देसाई ने डॉक्टर वेदांत के साथ बातचीत का एक वीडियो इंटरव्यू प्लान किया। वेदांत ने पहले तो मना किया, पर रिया की जिज्ञासा और निडरता ने उसे राज खोलने को मजबूर कर दिया। वेदांत ने बताया कि आयुष की मां कविता
मानसिक रूप से अस्थिर बताई गई थी, लेकिन सच कुछ और था। हवेली में कुछ ऐसा था जो कविता को हर रात डराता था। वो कहती थी कि एक परछाई उसके बेटे को बुला रही है। एक रात कविता की लाश हवेली की छत से लटकी मिली और आयुष गायब था। केस को आत्महत्या कहकर बंद कर दिया गया। वेदांत के मुताबिक कविता की मौत प्राकृतिक नहीं थी। वो मानसिक डर का शिकार नहीं, बल्कि मानसिक आक्रमण का शिकार थी। अर्जुन ने हवेली के आसपास के इलाके में तफ्तीश शुरू की। तभी एक बूढ़ा फकीर मिला जो पिछले 30 सालों से उसी मोहल्ले में रह रहा था। वो बोला, हुजूर, वो हवेली नहीं है, वो एक दरवाजा है, परछाई का दरवाजा। क्या मतलब? अर्जुन ने पूछा। जिसने भी वहां ज्यादा देर गुजारी वो खुद को खो बैठा, या फिर दूसरों को। अर्जुन को अब समझ आ रहा था कि ये सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जो मानव समझ से परे था। रिया को लगने लगा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो जहां जाती, किसी की नजरें उसे महसूस होती। एक रात जब वो ऑफिस से बाहर निकली, एक आदमी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें सच्चाई की कीमत चुकानी पड़ेगी। वो भागी, पर उसके कैमरे पर फिर वही परछाई रिकॉर्ड हो गई। इस बार वो और स्पष्ट थी। एक लड़का, मगर चेहरा घुला मिला हुआ, आंखें लाल। अगली सुबह रिया ने अर्जुन को वीडियो भेजा। अर्जुन ने इसे बार बार देखा और बोला, अब हमें इसे रोकना होगा, इससे पहले कि ये किसी और को खत्म कर दे। अर्जुन और वेदांत ने साथ बैठकर केस की मानसिक गहराइयों में उतरना शुरू किया। वेदांत ने बताया कि आयुष शायद अब किसी रूप में जीवित नहीं है, लेकिन उसकी चेतना उस हवेली में रह गई है। और अगर चेतना है तो हम संवाद कर सकते हैं? अर्जुन ने पूछा। हाँ, लेकिन उसका परिणाम घातक हो सकता है, क्योंकि वो चेतना अब मासूम नहीं रही। अर्जुन, अयान और रिया मिलकर हवेली में फिर दाखिल हुए। इस बार उनके साथ वेदांत भी था। वे उन तहखानों तक पहुंचे जो अब तक बंद थे। तहखाने की दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें थीं और हर तस्वीर के नीचे नाम, जैसे आयुष, विनीत, राघव। ये सभी वो बच्चे थे जो वर्षों में लापता हो गए थे। अचानक एक दीवार खिसकती है और एक कमरा खुलता है। वहां एक कुर्सी पर कोई बैठा था। अर्जुन ने टॉर्च उठाई और सामने देखा। एक अधेड़ उम्र का आदमी, बिना हिले, बिना पलक झपकाए, आंखें खोले, और पीछे दीवार पर लिखा था, मैं लौट आया हूं। वो आदमी जो कुर्सी पर बैठा था कोई और नहीं बल्कि संजीव राठौर था, लेकिन वो पूरी तरह बदला हुआ था। उसकी आंखों में अजीब सी ठंडक थी। अर्जुन ने पूछा, आप यहां क्या कर रहे हैं? संजीव धीरे से बोला, मैं यहां नहीं हूं, मैं कभी गया ही नहीं था। मैंने वो दरवाजा खोला था और फिर मैं उसी में गुम हो गया। वेदांत चौंक गया। संजीव, तुम पर उसका असर हो चुका है। संजीव ने मुस्कुराकर कहा, उसका नाम मत लो। वो अब मेरे जरिए तुम सबको देख रहा है और उसने तय कर लिया है कि इस बार कोई जिंदा नहीं जाएगा। संजीव अचानक जोर से चिल्लाया और कमरे की दीवारें हिलने लगीं। एक साया कमरे में फैलने लगा, बिल्कुल काली परछाई, बिना चेहरा, बस डर। अयान ने अर्जुन और रिया को धक्का देकर बाहर निकाला। भागो, मैं इसे रोकता हूं। अयान ने अपनी जेब से एक चांदी की छोटी सी मूर्ति निकाली, जिसे फकीर ने उन्हें दिया था। जैसे ही उसने वो मूर्ति हवा में फेंकी, परछाई ने चीख मारी, कमरे की छत ढहने लगी। अर्जुन चिल्लाया, अयान, मत! लेकिन तब तक दरवाजा बंद हो चुका था और अंदर अयान रह गया। रिया अब इस परछाई को एक मानसिक शक्ति मानने लगी थी। उसने वेदांत से कहा, अगर ये चेतना है तो इसका तोड़ भी मन में ही होगा।
रिया ने पुराने ग्रंथ, आयुष की मां की डायरी और मनोविज्ञान की किताबें खंगालनी शुरू की। तभी उसे कविता की डायरी में एक पंक्ति मिली। अगर आयुष मेरी बात सुन सकता है तो उसे उसकी मां की आवाज़ वापस बुला सकती है। रिया ने तुरंत एक रिकॉर्डिंग तैयार की, कविता की आवाज को दोहराकर, आयुष बेटा अब लौट आओ, मां बुला रही है। अर्जुन, रिया और वेदांत फिर हवेली में पहुंचे। तहखाने के उसी कमरे में उन्होंने स्पीकर रखा और वो रिकॉर्डिंग चलाई। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर अचानक परछाई फिर से उभरी, लेकिन इस बार वो लड़खड़ा रही थी। उसकी रूपरेखा अस्थिर हो रही थी। तभी दीवारों से आवाज आई, मां, मां। परछाई चीखती रही। कमरे में बवंडर उठने लगे। लेकिन जैसे जैसे आवाज दोहराई जाती रही, परछाई छोटी होती गई और अंत में एक मासूम बच्चे की छवि बनकर जमीन पर गिर गई। वो आयुष था। अर्जुन ने आयुष को गले लगाया। अब तुम सुरक्षित हो। हवेली को पूरी तरह सील कर दिया गया और आयुष को एक मानसिक उपचार केंद्र भेजा गया, जहां वेदांत उसका इलाज करने को तैयार हुआ। अयान की कुर्बानी को पुलिस ने सलाम किया और उसके नाम पर एक मेमोरियल बनाया गया। रिया ने पूरी कहानी एक डॉक्यूमेंट्री में बदल दी, अंधेरे की गूंज जिसने देश को हिला दिया। और अर्जुन, वो अब भी अपने अगले केस में जुटा था, क्योंकि अंधेरा कभी खत्म नहीं होता, वो बस अगला दरवाजा ढूंढता है।